लेते हैं once again. Good evening all of you. So now, today is our last lecture of thermodynamics. ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा एंड चलो देखते हैं फिर ना लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या देखा था रिवीजन वाला पार्ट। तो पहले तो हम लोगों ने देखा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके हम लोगों ने दो अलग अलग स्टेटमेंट्स देखे थे। एक देखा था नो इंजन इज परफेक्टली एफिशिएंट या फिर नो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 100%। ये हमारा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखने वाले हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या था, तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या फिर ऐसे लिखते हैं टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ spontaneous process is always पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हम लोगों का सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट था। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने क्या देखा था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा था नो इंजन इज परफेक्टली एफिशिएंट या फिर नो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 100%। एंड ये हम लोगों का सेकंड स्टेटमेंट था दैट टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब क्या, वो हम लोगों को पहले समझ में आना चाहिए। तो टोटल एंट्रोपी चेंज इज नथिंग बट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इसे, विच इज नथिंग बट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम लोगों ने इसमें अलग अलग कंडीशंस देखी थी दैट डेल्टा एस टोटल, ये अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो रिएक्शन इज व्हाट, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगेन डूइंग फाइन गाइस। तो टोटल एंट्रोपी चेंज अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। स्पॉन्टेनियस मतलब इट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम मतलब वो फॉरवर्ड में भी जा रहा है, बैकवर्ड में भी जा रहा है विद द सेम रेट। इक्विलिब्रियम का मीनिंग जिस किसी को पता नहीं होगा अभी के लिए जस्ट लिख के रखो। And total entropy change, if it is less than zero, then we will say that reaction is non-spontaneous. That means it might go in backward direction. ठीक है, वो forward direction में तो non spontaneous है, hence it might go in backward direction. तो अगर तुम लोगों को डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बोला तो स्पॉन्टेनियस में हमेशा फॉरवर्ड में जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस में बैकवर्ड कभी कभार, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। समटाइम्स इट माइट गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन या फिर वो कुछ करेगी ही नहीं। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम मतलब क्या, तो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड एट सेम रेट। ये फॉरवर्ड में भी जाती है रिएक्शन। इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन क्या करती है, तो ये फॉरवर्ड में भी जा रही है प्लस बैकवर्ड में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है एट सेम रेट। मतलब ये अगर दो कदम फॉरवर्ड गई तो यही रिएक्शन दो कदम ऐसे पीछे आ जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे बताओ, कोई रिएक्शन अगर आगे जा रही है और उतना ही पीछे आ रही है तो तुम लोगों को लगेगा कि वो रिएक्शन मूव कर रही है। तो इक्विलिब्रियम पे हम लोगों को लगता है कि रिएक्शन जो है वो स्टैग्नेंट है। हम लोगों को क्या लगता है कि रिएक्शन जो है वो जिधर है उधर ही रुकी है, बट एक्चुअली वो दो कदम आगे जा रही है और एट द सेम टाइम वो दो कदम पीछे भी आ रही है। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट बोल रहे हो सोहम? ओके, तो अभी के लिए इक्विलिब्रियम बहुत लोगों का हुआ नहीं है तो हम लोग जस्ट एक आइडिया लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था। चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये याद होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे, इसका मीनिंग भी मैंने तुम लोगों को बताया था। तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब मुझे बताओ
एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग अगर हम लोगों को निकालना है तो ये इजी है डिफिकल्ट है, तो दिस पार्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट, दिस पार्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और मुझे बताओ, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में हम लोगों को इंटरेस्ट नाम की चीज है क्या? हम लोगों को एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग से कुछ मतलब है क्या? नहीं, बराबर, हम लोगों को एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं, बट फिर भी हम लोगों को टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग निकालना पड़ रहा है। हम लोगों को सिस्टम में ज्यादा इंटरेस्ट है, बट टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए हम लोगों को एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग निकालनी पड़ रही है। तो हम लोगों ने क्या बोला था? हीट गेन्ड बाय सराउंडिंग divided by temperature. Heat gained by surrounding divided by temperature is nothing but entropy change of surrounding. But surrounding कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? जितनी हीट सिस्टम रिलीज करेगा, ठीक है, विच इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, करेक्ट बोल रहे हो? क्वांटी। तो हम लोगों ने फाइनली सराउंडिंग के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। इन सबका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट टाइम दिया था, मैं अभी तुम लोगों को जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ी बहुत आइडिया देते जा रहा हूँ हर एक फॉर्मूला की। तो इतना देख लिया था, ओके। तो अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, इनमें से किसी फॉर्मूला में या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। ओके, तो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। यप, रिवीजन थी, अभी हम लोग प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग चाहिए ही नहीं है, तुम लोगों को एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग चाहिए ही नहीं है, तो इट इज अननेसेसरी थिंग एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। और इसी के वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू कंसेप्ट, गिब्स फ्री एनर्जी, which is represented by G, which is represented by G। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्यों इंट्रोड्यूस की गई? जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को ये सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालने के लिए बोर मार रहा था, या फिर हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। अब इसकी तुम लोगों को एक शॉर्ट में डेरिवेशन बताने वाला हूं मैं, वो शॉर्ट वाली डेरिवेशन देखो, फिर गिब्स फ्री एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट यूजफुल एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट यूजफुल एनर्जी। तो ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है क्या? तो वी कांट से इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, यू विल सी द रीजन, बिकॉज वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम एंट्रोपी। एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्चुअली, तो गिब्स फ्री एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखते हैं एक बार ये कैसे होता है। तो देखो, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये वाला पार्ट तुम लोगों को सबको पता है, करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। सर मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू जीरो। अजिंक्य, दैट इज करेक्ट इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम यूनिवर्स जो है वो जीरो हो जाएगी ओनली इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, तो अब ये हम लोगों की सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। डेल्टा एस ऑफ टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोगों को ये सराउंडिंग वाली जो टर्म है इसको सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसे हम लोगों को अगर सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखो, हम लोगों ने बाद पहले ही देखा था, वापिस एक बार देख लेते हैं। एक मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने एक बलून रखा है। अब ये अपना वही हमेशा वाला बलून जिसके अंदर कौन सी गैसेस ट्रैप्ड है, तो इस बलून के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। एंड इसे हम लोगों ने हीट किया, इसे हम लोगों ने क्या किया? हीट किया। अब जैसे ही हीट करूंगा तो ये हाइड्रोजन गैस वाला बलून क्या हो जाएगा? धड़ाम, ठीक है। तो ये ऐसे कंबस्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया। अब जैसे ये एक्सप्लोड हो गया तो इस बलून ने क्या की? इस बलून ने हीट रिलीज की, इस बलून ने, सिस्टम ने हमारे हीट रिलीज की। एंड इसने समझ लो कि क्यू हीट रिलीज की, इसने कितनी हीट रिलीज की? तो क्यू अमाउंट की हीट रिलीज की। अब इसने अगर क्यू अमाउंट की हीट रिलीज की तो उतनी हीट मेरा सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इस बलून ने
क्यू अमाउंट की हीट रिलीज की, इसने अगर क्यू अमाउंट की हीट रिलीज की, तो क्यू सिस्टम, इसने हीट रिलीज की इसलिए ये माइनस में चला गया, उतनी हीट मेरी सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगी, तो प्लस हो जाएगा वो वैल्यू। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि क्यू ऑफ सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस क्यू ऑफ सिस्टम। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठीक है। तो डेल्टा एस ऑफ टोटल, याद रखो मैंने ये कंसेप्ट बहुत फास्ट लेके गया हूँ क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा है, इज नथिंग बट डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अब assuming process is taking place at constant pressure, assuming constant pressure कंडीशन। अब मुझे बताओ, कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन कौन से पैरामीटर को अफेक्ट करेगी? कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन कौन से पैरामीटर को अफेक्ट करेगी? यश, हम लोगों ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, मतलब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एस को इंट्रोड्यूस किया। डेल्टा एस टोटल इसके पहले रिवीजन ही चालू थी, एंड डेल्टा एस इज नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और पहली वाली चीजें हम लोग सब कुछ देख रहे हैं अभी तक। अब सबके आंसर्स रॉन्ग है। कांस्टेंट प्रेशर वाली कंडीशन कौन सी चीज को अफेक्ट करेगी? देखो, मैंने कंडीशन चेंज की, मतलब इन जनरल पाथ चेंज की। पाथ किसे अफेक्ट करता है? चेंज इन पाथ किसे अफेक्ट करेगा? वो सिर्फ पाथ फंक्शन को अफेक्ट करेगा। याद रखो, तुम लोगों का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने पाथ चेंज किए तो सिर्फ पाथ फंक्शन चेंज होगा, एंड विच इज व्हाट। हाँ, तो इन वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो आप। ये क्यू सिस्टम को ही अफेक्ट करेगा। अभी वर्क डन कौन बोल रहा है? अरे यार, इक्वेशन में वर्क डन नहीं है। इक्वेशन में किस चीज को अफेक्ट करेगा वो पूछ रहा हूं ना मैं। तो इक्वेशन में वर्क डन है ही नहीं। इक्वेशन में कौन सा पाथ फंक्शन है? इक्वेशन में क्यू ऑफ सिस्टम है। इक्वेशन में क्यू ऑफ सिस्टम है, एंड क्यू ऑफ सिस्टम विल बिकम हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। और अभी तो इसका आंसर दे दो, आज ही हम लोगों ने हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है वो बताया है। आज ही हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। वेरी नाइस। तो क्यू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच। तो ये बन जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ये बन जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, तुम लोगों को ये पैरामीटर की चेंजेस बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और बोर्ड्स में मैंने थियरी बहुत अच्छे से और बहुत आराम आराम से डिस्कस की है। ठीक है, तो वापस एक बार बता देता हूँ, पाथ फंक्शन हमारे सिलेबस में हम लोग सिर्फ दो ही डील करते हैं। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ दो ही पाथ फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं, और हम लोगों को सिर्फ दो ही पाथ फंक्शंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक तो है वर्क डन और दूसरा है क्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वर्क डन तो है नहीं, तो कौन अफेक्ट होगा? तो ऑब्वियसली क्यू अफेक्ट होगा, एंड सिर्फ क्यू अफेक्ट होगा तो डेल्टा एस ऑफ टोटल वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी वैसे के वैसे माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? अब मुझे बताओ, तुम लोगों को ये डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग से ही प्रॉब्लम था, और अगर अभी तुम लोग अच्छे से देखो तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को तुम लोगों ने डेल्टा एच ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो तुम लोगों को जिस चीज को कैलकुलेट करना नहीं था, या फिर जिस चीज को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट जा रहा था, उसे तुम लोगों ने सिस्टम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड मुझे बताओ, सिस्टम के बारे में हम लोगों को कोई चीज कैलकुलेट करने में कहीं तकलीफ होगी क्या? तो सिस्टम एक छोटी सी एंटिटी रहती है जिसके बारे में कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिस्टम और यहाँ पे सिस्टम, बार बार मैं सिस्टम अभी लिखूंगा नहीं, मैं जस्ट सिंपली बोल रहा हूँ कि वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, मतलब अभी वहां पे मैं सिस्टम यूज नहीं करूंगा वर्ड। तो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय माइनस टी। ठीक है, माइनस टी से पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू, ये इस देखो, हर एक जगह पे मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पे,
माइनस टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस टी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एच ऑफ सिस्टम वैसे के वैसे बच गया, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ सिस्टम वैसे के वैसे बच गया। एंड अगेन मैं ये सिस्टम लिखने नहीं वाला हूँ क्योंकि अभी दोनों टर्म सिस्टम की हो गई है। माइनस टी डेल्टा एस, समझ में आ रहा है क्या? देखो अब इस इक्वेशन में तुम लोगों के पास सराउंडिंग नाम की चीज बची ही नहीं। तुम लोग टोटल एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हो, बट टोटल एंट्रोपी चेंज में सराउंडिंग का जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो तुम लोगों को जो चीज चाहिए थी वो चीज तुम लोगों ने कर ली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो अब आगे यहाँ पे हम लोगों ने एक नया पैरामीटर बना दिया। यहाँ पे हम लोगों ने एक नया पैरामीटर बना दिया है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल को। माइनस टी डेल्टा एस टोटल को हम लोगों ने बोला चेंज इन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये हम लोगों ने किया, ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि सराउंडिंग निकालने में भाई बहुत तकलीफ हो रही है, चेंज कर देते हैं। एंड चेंज करके इसको बना दिया डेल्टा जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गई तुम लोगों की इक्वेशन फॉर डेल्टा जी। जस्ट बिकॉज हम लोगों को सराउंडिंग के एंट्रोपी कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी जा रही थी, या फिर सराउंडिंग के एंट्रोपी कैलकुलेट करना थोड़ा टीडियस काम था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोगों ने ये डेल्टा जी में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। टी डेल्टा एस को डेल्टा क्यू लिख सकते हैं ना, तो यस वी कैन राइट इट डाउन। बट वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में वैसे किया जाता है, बट बहुत सी बार इन क्वेश्चंस में आपको डेल्टा एस की वैल्यू दी जाती है। हम लोग क्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, व्हाट डज गिब्स फ्री एनर्जी मीन, ये मैं तुम लोगों को बता दूंगा, डोंट वरी। जस्ट ये लिख दो, डेरिवेशन लिख दो इसकी। फिर गिब्स फ्री एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस एक मतलब जनरल आइडिया तुम लोगों को दे दूंगा मैं। ओके, आई गेस तुम लोग मेरे साथ ही लिख रहे होंगे, मैं कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा था, तो वी कैन मूव अहेड। अब एक चीज याद रखना, डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस ऑफ टोटल। डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस ऑफ टोटल। एंड दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला, मतलब कोई भी प्रोसेस आए तुम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हो। कोई भी प्रोसेस आए तुम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हो। कोमल दैट पार्ट वाज डेल्ट इन लास्ट लेक्चर। प्लीज एक बार लास्ट लेक्चर देख लेना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो पार्ट कवर किया था। फिर भी मैंने शॉर्ट में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ज्यादा हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, याद रखो अजिंक्य, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसे अफेक्ट करती है? क्यू सिस्टम को। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट प्रेशर ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्यू सिस्टम को अफेक्ट करेगी, मतलब एंथैल्पी को। अगर आपको एंथैल्पी की वैल्यू दी होगी, एंथैल्पी की वैल्यू ये एक स्टेट फंक्शन बन गई है अभी, याद रखना। यहाँ पे डेल्टा जी इट इज अ स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच इट इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर की जाती है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम के क्वेश्चन में भी अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया है कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या फर्क पड़ रहा है, और तुम लोगों को एंथैल्पी पहले से लिख के दी है, देन ऑल्सो वी कैन यूज डेल्टा एच। समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं, एंथैल्पी, डेल्टा जी, टी, डेल्टा एस, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। तो वी कैनॉट से कि सर हम लोगों ने सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन अप्लाई की है, कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई की है, बट स्टिल ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो स्टेट फंक्शन वाले हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है।
डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो कैसे? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो मैंने कहाँ पे लिखा है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू जीरो मैंने कहाँ पे भी नहीं लिखा है। नहीं अजिंक्य, ये फॉर्मूला हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बनाया है इसमें ये डेल्टा एच डेरिवेशन में ही आया है ना, इन सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा एच जीरो नहीं किया है, मैं तुम लोगों को जस्ट बता रहा हूँ कि गिब्स फ्री एनर्जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस टोटल। देखो, गिब्स फ्री एनर्जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल, हम लोगों ने टी डेल्टा एस नहीं बोला है। टर्म्स अच्छे से समझ के रखो, तुम लोग टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो आई गेस। ओके, तो याद रखो डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ठीक है, अब जरा इसके बारे में सोचते हैं, मुझे बताओ डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल जब पॉजिटिव था, डेल्टा एस टोटल जब पॉजिटिव था तो रिएक्शन वॉज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? जरा इसके आंसर दो। रिएक्शन वॉज स्पॉन्टेनियस, वेरी नाइस। ठीक है, अब टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, टेम्परेचर नेगेटिव कभी जाता नहीं है, हम लोग केल्विन की बात कर रहे हैं, ये मत भूलना। तो डेल्टा एस जब पॉजिटिव था तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डेल्टा जी की वैल्यू हो जानी चाहिए लेस देन जीरो, वेरी नाइस। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि ये देखो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एंड ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल जाएगा तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी लेस देन जीरो, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, अगेन कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि लास्ट स्टेप कैसे आई। याद रखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इसे ही हम लोगों ने डेल्टा जी बोला। ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ ये लास्ट वाली स्टेप नहीं लिख के दी है, मैंने तुम लोगों को बताया गिब्स फ्री एनर्जी मतलब क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोगों ने क्या बोला? तो माइनस टी डेल्टा एस, ये हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। अब डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू जीरो अगर होगा तो रिएक्शन किस पे थी? तो ऐसे टाइम पे रिएक्शन थी इक्विलिब्रियम पे। अब मुझे बताओ डेल्टा एस टोटल की वैल्यू जीरो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी? डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी? इट विल बिकम जीरो। ठीक है, वेरी नाइस। अब फाइनली डेल्टा एस टोटल ये नेगेटिव था, कहा अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, वेरी नाइस, रिएक्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताओ डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो गया, ये क्वांटिटी नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या हो जाती है? तो स्पॉन्टेनियस हो जाती है। तो डेल्टा जी बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी बिकम्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव बनेगा वो। ठीक है, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, तो यही है डेल्टा जी। डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, एंड ये तुम लोगों को तो पूछेंगे भी नहीं कोई, तुम लोगों को सिर्फ क्या पूछने वाले लोग, तुम लोगों को इसका फॉर्मूला पूछने वाले हैं, और तुम लोगों को फॉर्मूला याद रह जाएगा। याद रखो फॉर्मूला क्या है, फाइनली वंस अगेन फॉर्मूला इसका, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। and these are the conditions which are quite important। तो चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। इतना सफिशिएंट है या और जूम आउट करना पड़ेगा? आई गेस इतना सफिशिएंट हो जाएगा। जिस किसी का बाकी होगा लिख दो, तब तक मैं क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूँ, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट की होगी।
बोर्ड्स के लिए, आप बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करनी है? तो सिंपली तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग उत्तम पब्लिकेशन से करनी है, ठीक है? तो उत्तम पब्लिकेशन में से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होगे। उत्तम उत्तम पब्लिकेशन ने तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बताया था ना, उत्तम पब्लिकेशन के बारे में। यार ये नहीं बताया था, ओके अभी बता देता हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ना देर आर नो क्वेश्चंस। वाह, ओके, हाँ देर आर सम क्वेश्चंस। तो तुम लोगों को बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर मतलब तुम लोगों को बोर्ड्स के लिए अगर प्रिपरेशन करनी होगी, तो अगेन ज़्यादा मेहनत मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को एनर्जी अपनी एंट्रेंस के लिए यूटिलाइज करनी है, ठीक है? जो लोग एंट्रेंस के लिए है वो लोग एंट्रेंस के लिए ही करेंगे, एंड जो लोग बोर्ड्स वाले हैं उनके लिए तो एकदम सिंपल हो जाएगा। तुम लोगों को बोर्ड्स के लिए उत्तम पब्लिकेशन करके एक है। तो उत्तम पब्लिकेशन की तुम लोगों को प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज की एक बुक मिलती है, वो खरीदनी है। उसमें तुम लोगों को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए वो मिलेंगे, एंड तुम लोगों को उतना ही सॉल्व करना है, ठीक है? याद रखो, उत्तम पब्लिकेशन की एक बुक मिलती है प्रीवियस ईयर्स की, वो जाके पूछ लेना, तुम लोगों को पास्ट 7 to 8 ईयर्स के बुक्स पेपर्स उसमें मिल जाएंगे। एंड सारे के, हाँ, ओनली दिस बुक इज सफिशिएंट। जब एक बुक बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है, इतनी बुक भी तुम लोगों ने अगर अच्छे से सॉल्व कर दी, तो तुम लोगों को 80% पेपर तो इसमें से ही मिलने वाला है, ठीक है? एंड 80% पेपर मतलब तुम लोग आराम से आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, ऑप्शन है तुम लोगों के पास, ठीक है? तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, फिजिक्स के लिए तो तुम लोगों को इंपॉर्टेंट भी काफी हो जाएंगे, फिजिक्स का पेपर तो एक प्रॉपरली सेटअप रहता है, ठीक है? फिजिक्स वाला तो एकदम मस्त रहता है, फिजिक्स के सर तुम लोगों को इंपॉर्टेंस दे भी देंगे। यूजुअली वो उतने ही हम लोग कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाता है। मैथ्स आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मोस्टली एक्सरसाइज इज सफिशिएंट फॉर दैट, ठीक है? अभी जरा हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं पहले। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है? तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? व्हाट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? तो टेम्परेचर एट विच इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स, एट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम्स जीरो। परफेक्ट। एंड हम लोगों का डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे अगर तुम लोगों ने डेल्टा जी को ही जीरो कर दिया, तो जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस माइनस टी डेल्टा एस को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो तुम लोगों को मिलेगा टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, एंड टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच कॉन डेल्टा एस। एंड ये जो टेम्परेचर रहेगा, ये वो टेम्परेचर है जब डेल्टा जी बिकम्स जीरो। एंड डेल्टा जी कब जीरो बनता है? तो डेल्टा जी जीरो बनता है एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी बिकम्स जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो ये एक टेम्परेचर है जिसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है? तो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। जब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, यार एंट्रोप गिफ्ट फ्री एनर्जी के ऊपर है ना, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन है ही नहीं। हम्म, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेंगे? नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सी, मुझे ट्वेल्थ के ही सिलेबस को स्टिक करके रहना है, ट्वेल्थ का ही सिलेबस कंटिन्यू रखना है।
बट द थिंग इज कि हम लोगों का एक इक्विलिब्रियम करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अगर मुझे पढ़ाना होगा तो इक्विलिब्रियम 12th में तुम लोगों को सिर्फ आयनिक वाला है, बट अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मुझे केमिकल के साथ वो पढ़ाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी केमिकल इक्विलिब्रियम करके अगर पॉसिबल हुआ, या फिर विल स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट, एकदम मस्त चैप्टर है, टाइम पास चैप्टर है। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है, वो तुम लोगों का एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है, ओके। अभी के लिए तो हम लोगों को सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, डेल्टा एच इज 219 किलो जूल्स एंड डेल्टा एच इज -21 जूल्स पर केल्विन, ओके। तो क्वेश्चन लेते हैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन delta H is 219 kilojoule and delta S is -1021 joule per Kelvin. Determine whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous, and अभी के लिए ये तुम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए तुम लोगों को टेम्परेचर दे रहा हूँ, बट विदाउट टेम्परेचर भी इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक मैंने वो विदाउट टेम्परेचर वाला पार्ट पढ़ाया नहीं है। तो डिटरमाइन वेदर दिस reaction is spontaneous or non-spontaneous at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर विदाउट टेम्परेचर के भी तुम लोग दे सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज कि वो वाला पार्ट मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, एंड यही एक घिसा पिटा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में। तो देख लो, इसे ही सॉल्व करो, ट्राई करो जरा इसको। टेम्परेचर हमेशा याद रखो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही कैलकुलेशन करेंगे। यस, सो हम करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। एंड ऋतुजा, योर आंसर इज करेक्ट इफ आपने वो जो नो भेजा है वो करेक्ट होगा तो। एंड मंदार, करेक्ट आंसर। उत्तरा, वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है। डेल्टा एस की वैल्यू -21 जूल पर केल्विन है। प्रणव, करेक्ट आंसर है। कोमल, करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, ओके। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले तो जैन करेक्ट आंसर है, ऋतुजा करेक्ट आंसर है, निहारिका करेक्ट आंसर है। तो चलो, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 219 किलो जूल। मुझे बताओ 219 किलो जूल मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? 219 किलो जूल मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? तो एंडोथर्मिक, वेरी नाइस, ठीक है। एंड डेल्टा एस इज -21 जूल पर केल्विन। मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है? एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अब लास्ट टाइम ही मैंने तुम लोगों को बताया था, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, या फिर वो रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। अगर तुम लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज होती है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एक तो एनर्जी कम करो, या फिर केओस, एंट्रोपी बढ़ाओ, रैंडमनेस बढ़ाओ। ये दो तरीके हैं किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के। एंड ये दोनों जो है, ये दोनों कंडीशंस जो है वो स्पॉन्टेनिटी के अगेंस्ट है। इसमें एंडोथर्मी के मतलब एनर्जी भी बढ़ रही है, एंड एंट्रोपी कम हो रही है मतलब केओस भी कम हो रहा है। ये दोनों कंडीशन हम लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हेंस दिस रिएक्शन हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। दिस रिएक्शन हैज टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि विदाउट टेम्परेचर भी हम लोग कर सकते हैं, तो विदाउट टेम्परेचर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस
जहां पे भी तुम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके भी विदाउट टेम्परेचर आंसर निकाल पाते, कैसे वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेल्टा एच अगर देखोगे इट इज गिवन इन किलो जूल्स एंड एंट्रोपी इज गिवन इन जूल्स। तो डेल्टा एच को तुम लोगों को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर एंट्रोपी को किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच को मैं जूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ एंड आई विल गेट 21900 सॉरी 000 माइनस टेम्परेचर अभी भी नहीं लिखते हैं, इमेजिन करो तुम लोगों को टेम्परेचर दिया ही नहीं था, ठीक है। तो माइनस 21 जूल पर केल्विन, ठीक है, अभी के लिए यूनिट नहीं लिखते हैं। तो -21, टी और पी का इसका इन दोनों का यूनिट अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो जूल्स ही बचने वाला है। तो -21 और ये बाहर वाला माइनस क्या हो जाएगा, 21900 प्लस 21 टाइम्स टी, प्लस 21 टाइम्स टी। अब मुझे बताओ डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दो पॉजिटिव नंबर है, टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज की एडिशन हमेशा पॉजिटिव होगी एंड हेंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव एंड हेंस दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। विदाउट टेम्परेचर आंसर आ रहे हैं, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? विदाउट टेम्परेचर आंसर कैसे आ रहा है? अगर मैं टेम्परेचर नहीं देता तो शायद से बहुत लोगों को आंसर नहीं जमता, इसलिए मैंने टेम्परेचर इजी करने के लिए दिया था। तो तुम लोगों को अभी मैंने कंडीशन क्या दी थी, तो 300 के साथ मल्टीप्लाई करके, अब इस सब का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर क्या आया था मुझे कोई सेंड करेगा प्लीज? मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ। 3 सा मतलब 69, 63, 6300 एंड 6300, इन दोनों के एडिशन 22,053। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 22,000 नहीं है, 2,25,300 जूल्स, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ डेल्टा जी। सिंस डेल्टा जी इज पॉजिटिव, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस करनी है तो तुम लोग क्या करते? ये रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस करनी है तो हम लोग क्या कर सकते थे? अगर इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो क्या चेंजेस आने चाहिए? इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या चेंजेस आने चाहिए? एक तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, वेरी नाइस। एंड और क्या, तो मेक डेल्टा एस पॉजिटिव, वेरी नाइस। दोनों के आंसर करेक्ट है, तो दोनों सजेशंस बहुत अच्छे थे। देखो, एक तो तुम लोग डेल्टा एच को एक्सोथर्मिक करो, डेल्टा एच को क्या करो, एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव कर दो एंड डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव कर दो, रिएक्शन हो जाती स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन हो जाती स्पॉन्टेनियस, ठीक है। याद रखो, यहाँ पे तुम लोगों का सिर्फ एप्टीट्यूड और लॉजिक चेक हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस अगर रहती तो रिएक्शन 101% स्पॉन्टेनियस होती। अब हम लोगों को जो कंडीशन दी है वो स्पॉन्टेनिटी की एडवर्स कंडीशन है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं रह सकती, ठीक है। तो चलो लिख दो, कंप्लीट करो, देन विल मूव अहेड। हाउ एंडोथर्मिक मेक्स इट नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, एक बार वापस याद दिलाता हूँ। देखो, मुझे बताओ, एक ए कंपाउंड है, वो बी कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्जन होने का रीजन क्या है? तो इस कन्वर्जन का रीजन होता है स्टेबिलिटी। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, दैट ए इज लेस स्टेबल एंड बी इज मोर स्टेबल। अब मुझे बताओ, लेस स्टेबल मतलब हाई एनर्जी और लेस एनर्जी, तो लेस स्टेबल मतलब हाई एनर्जी एंड मोर स्टेबल मतलब लो एनर्जी, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाई एनर्जी मतलब एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी इसकी, तो हाई एंथैल्पी एंड लो एंथैल्पी। हाई एंथैल्पी से लो एंथैल्पी तरफ जाना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यप। अब उसी बदले समझो कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड बी इज बिकमिंग अनस्टेबल, बी इज बिकमिंग अनस्टेबल, बी अनस्टेबल है। अब बी अनस्टेबल है तो वो फॉर्म भी होगा क्या, तुम लोग मुझे बताओ, अगर बी अनस्टेबल होगा तो विल इट फॉर्म? नहीं फॉर्म होना चाहिए, वेरी नाइस।
अनस्टेबल चीज दुनिया में क्यों एग्जिस्ट करेगी ना, ठीक है, तो इट वोंट फॉर्म। तो ऐसे टाइम पे ए वॉज मोर स्टेबल, ए वॉज मोर स्टेबल एंड बी वॉज लेस स्टेबल, ठीक है। ओके, अब बी अगर लेस स्टेबल होगा तो ए की एनर्जी जो है वो हाई थी, हाई एनर्जी, एंड बी की एनर्जी जो थी वो लो एनर्जी थी, एंड मतलब डेल्टा एच हाई था यहाँ पे, एंड यहाँ पे जाके सॉरी क्या किया मैंने, गलत किया, लो एनर्जी ए की थी, मोर स्टेबल है ना, तो ए की एनर्जी लो थी एंड बी की एनर्जी हाई थी, तो यहाँ पे लो डेल्टा एच कन्वर्ट हो रहा है हाई डेल्टा एच में, एंड डेल्टा एच की वैल्यू अगर बढ़ रही है इट मीन्स एंडोथर्मिक, एंड हम लोगों ने ऊपर ही बताया कि ये रिएक्शन होने नहीं वाली है, तो कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। तो चलो, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो ऋतुजा। अब याद रखो, अगर ए बी में कन्वर्ट भी हुआ तो वो रिटर्न कहाँ पे चला जाएगा, वो ए की तरफ ही चला जाएगा, ठीक है। अगर ए बी में कन्वर्ट भी हो रहा है तो अगेन इट विल गो बैक टू ए, करेक्ट। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कंडीशंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ओके, तो ऋतुजा वी आर कमिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट ओनली। अभी आपका मतलब जो डाउट है वो यहाँ पे कल क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। चलो, तो देखो, कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। इन दोनों के वजह से चेंज किस में आता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है। एंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। मैं तुम लोगों को स्पॉन्टेनिटी की तरफ ही जाने के लिए सजेस्ट करूंगा कि हमेशा स्पॉन्टेनियस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना। तो चलो देखते हैं, पहली जो कंडीशन हम लोग देखने वाले हैं वो एकदम सिंपल वाली, जो हम लोगों ने ऊपर देख भी ली है पहले से। डेल्टा एच की वैल्यू ये नेगेटिव है एंड एंट्रोपी की वैल्यू ये पॉजिटिव है। डेल्टा एच की वैल्यू ये नेगेटिव है और एंट्रोपी की वैल्यू ये पॉजिटिव है। अगेन आई विल डिराइव इट, ठीक है। देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स समझ लो, डेल्टा जी की वैल्यू एक्स थी तो माइनस एक्स नेगेटिव था, माइनस टी वाई, डेल्टा एस की वैल्यू वाई है ऐसे समझ लो, तो टी माइनस वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, सॉरी ये पॉजिटिव लिया था ना हम लोगों ने, तो ये पॉजिटिव है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो डेल्टा एच को मैंने माइनस एक्स लिया एंड डेल्टा एस को मैंने प्लस वाई लिया, तो माइनस एक्स माइनस वाई टी, वाई टाइम्स टी। अब मुझे बताओ, दो नेगेटिव नंबर की जब एडिशन करोगे तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, दो नेगेटिव नंबर की जब एडिशन होगी तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो करेक्ट इट विल कम इन नेगेटिव टाइम्स, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे तुम लोगों को जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, एंड अगर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है तो व्हाट वी विल राइट, reaction is spontaneous, very nice. So delta G is negative and hence reaction is spontaneous, reaction is spontaneous, okay, लिख दो। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ चार लाइंस लगने वाली है, हम लोग यहाँ पे चार कंडीशंस देखने वाले हैं, तो जब टेबल बनाओगे तो चार लाइंस का ही बनाना। अब नेक्स्ट कंडीशन, टोटल अपोजिट कंडीशंस हम लोग देखने वाले हैं, ये पॉजिटिव कर दिया और इसे नेगेटिव कर दिया। एक काम करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंडीशन एकदम नीचे रखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली कंडीशन एकदम नीचे रखते हैं एंड दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने दोनों को पॉजिटिव कर दिया, दोनों अभी पॉजिटिव है, तो एंथैल्पी जो है वो है प्लस एक्स माइनस एंट्रोपी जो है वो है प्लस वाई, ठीक है। दोनों को मैंने पॉजिटिव कर दिया। अब आंसर जो आएगा डेल्टा जी का, इट विल कम प्लस एक्स माइनस
y टाइम्स टी। अब मुझे बताओ, इसे मुझे स्पॉन्टेनियस ही करना है, याद रखो मुझे क्या चाहिए, मुझे स्पॉन्टेनियस की कंडीशन याद रखनी है, उसकी अपोजिट हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब मुझे बताओ, इस डेल्टा जी की वैल्यू को मुझे स्पॉन्टेनियस करना है, मतलब नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने के लिए टेम्परेचर की वैल्यू बहुत हाई लगेगी या बहुत लो लगेगी? डेल्टा जी की वैल्यू मुझे माइनस करनी है, तो नेगेटिव वैल्यू करने के लिए मुझे टेम्परेचर बहुत हाई लगेगा या बहुत लो लगेगा? वेरी नाइस, सब जन हाई बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग हाई बोल रहे थे, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर मैं हाई करूंगा तो माइनस वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड माइनस वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट होगी, एंड देन वी विल गेट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझा? ओके। अब ये तुम लोग एग्जाम में करते बैठोगे क्या? तो ये एग्जाम में करते बैठना नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है, ये प्लस टेम्परेचर भी प्लस कर दो। समझ में आ रहा है? तो एट हाई टेम्परेचर, लॉजिक समझा मैंने क्या बोला? एट हाई टेम्परेचर दिस वैल्यू इज नेगेटिव, दोनों प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो टेम्परेचर भी प्लस कर दो, तो तुम लोगों को डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। एंड अभी उसी बदले एट लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो दिस वैल्यू विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम करोगे तो ये माइनस वाली टर्म छोटी हो जाएगी एंड प्लस वाली टर्म जीत जाएगी, तो इट दिस विल बिकम पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। किसी को आंसर नहीं जा रहा है ना? अब नेक्स्ट कंडीशन तुम लोगों को दिमाग में पहले से चमक गई होगी, दोनों को नेगेटिव कर दो, दोनों को क्या करेंगे? नेगेटिव करेंगे। अब दोनों अगर नेगेटिव है तो अज्यूम करते हैं कि डेल्टा एच तो माइनस एक्स था, टी डेल्टा एस है माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई टाइम्स टी। अब मुझे बताओ, डेल्टा जी को नेगेटिव रखने के लिए टेम्परेचर बहुत हाई रखोगे या बहुत लो रखोगे? उल्टा होगा, वेरी नाइस। तो टेम्परेचर बहुत लो रखेंगे, परफेक्ट। अभी किसी को डाउट नहीं है ना इसमें? तो ऐसे टाइम पे व्हाट वी विल डू, एट लो टेम्परेचर, हमेशा याद रखो तुम लोगों को लो टेम्परेचर मतलब स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन याद रखनी है, तो लो टेम्परेचर पे ये नेगेटिव हो जाएगा, उसी बदले एट हाई टेम्परेचर इट विल बिकम पॉजिटिव। तो लॉजिक कैसे याद रखोगे? ये माइनस, तो टेम्परेचर को भी माइनस करना है, मतलब कम करना है, ठीक है। अब जाके वैल्यू बनेगी स्पॉन्टेनियस वाली। तो ओवर हियर दिस इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन हमेशा याद रखना, ओवर हियर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, फर्स्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, फर्स्ट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव एंड सेकंड वैल्यू जो है वो नेगेटिव। तो देखो, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब प्लस एक्स माइनस टी माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स टी। मुझे बताओ, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हो, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं जा पाएगा। तो अब मुझे बताओ, ऐसे कंडीशन में ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नेवर स्पॉन्टेनियस मतलब ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसे लिखेंगे। तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इस पे से मुझे याद आया कि यहाँ पे मैं ऑलवेज लिखना भूल गया था, तो देयर वॉज अ मिस्टेक। यहाँ पे लिख दो, दिस रिएक्शन फर्स्ट कंडीशन इज स्पॉन्टेनियस, अगेन दिस इज ऑलवेज, ठीक है। हाँ, ओके, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलो कंप्लीट कर दो इसे। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा ना? ओके, वापस एक बार देखो, आई गेस मैं थोड़ा सा फास्ट चला गया। देखो, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस एक्स माइनस डेल्टा एच की वैल्यू माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स टी। तो डेल्टा जी, ये एडिशन ऑफ दो पॉजिटिव नंबर है, तो एडिशन ऑफ दो पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, एंड डेल्टा जी अगर हमेशा पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ओके, चलो कंप्लीट कर दो इसे। दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये टेबल अगर तुम लोगों को याद हो गया, और याद रखना बहुत इजी भी है, तुम लोगों को सिर्फ फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, फिर बाद में प्लस प्लस तो टेम्परेचर प्लस, फिर स्पॉन्टेनियस होगा, माइनस माइनस टेम्परेचर माइनस करो फिर स्पॉन्टेनियस होगा, प्लस माइनस होगा तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके, ये लिख दो, तब तक मैं एक क्वेश्चन ढूंढता हूँ। हम्म, ओके, तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले मुझे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन, तुम लोगों को एक रिएक्शन दे रहा हूँ, ए प्लस बी gives you C plus D, ठीक है, and delta H of this reaction is plus 320 kilojoule, okay, entropy change of this reaction is plus 160 joule per Kelvin. Find the condition at which this reaction is spontaneous. इसी क्वेश्चन को वो ऐसे भी दे सकते हैं, is this reaction is spontaneous, is this reaction is spontaneous, does it have, does it have a crossover टेम्परेचर। अब क्रॉस ओवर टेम्परेचर क्या, वो ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस? हाँ, वेरी नाइस जैन। ऋषिकेश करेक्ट आंसर है, प्रणव वेरी नाइस, गुड, अजिंक्य करेक्ट आंसर है। तो अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो एट व्हाट कंडीशन दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस, वो तुम लोगों को बताना है। एट व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। देखो कंडीशंस देखो, ये प्लस ये भी प्लस, तो दोनों अगर प्लस रहेंगे तो कौन से कंडीशन पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? उत्तर अब परफेक्ट, वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर भेजा है आपने। तो मुझे बताओ ये कौन, हाई टेम्परेचर पे, करेक्ट है। तो याद रखो दिस रिएक्शन विल बिकम, यश वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, एग्जैक्ट आंसर भेजा है आपने भी। तो दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, तो कौन सा टेम्परेचर है वो भी तो फाइंड आउट करना है। मंदार एग्जैक्ट आंसर सेंड किया आपने। जो लोग, जिन लोगों ने सिर्फ हाई टेम्परेचर बोल के छोड़ दिया है ना, अभी तुम लोग एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करो कि कौन से टेम्परेचर के बाद दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस। 3 लोगों ने पहले से आंसर सेंड किए। चलो आंसर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों को स्पॉन्टेनियस कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं। अजिंक्य एग्जैक्ट आंसर, मीथ यूनिट्स में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कन्वर्जन नहीं किया। प्रणव परफेक्ट, वेरी नाइस, तो इन करेक्ट आंसर है, सिर्फ आपने वो एरो की पोजीशन उल्टी सेंड की है मुझे। ओके, तो अब तुम लोगों को ये इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो तुम लोग ये देख के ही बोल सकते हो कि दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बट ये तो अपनी ट्रिक हो गई ना, ट्रिक से कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों को टेम्परेचर कौन सा है वो एग्जैक्ट बताना है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो हम लोगों को टेम्परेचर फाइंड आउट करना है विच इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्यों रहता है वो भी बता दूंगा मैं तुम लोगों को। तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस हम लोगों को करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। समझ में आ रहा होगा। तो 320 इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम लोग निकाल रहे हैं और कुछ नहीं, 320 किलो जूल
अपॉन 160 जूल पर केल्विन। तो नीचे जूल्स है, ऊपर किलो जूल्स है, इनकी कभी भी एडिशन नहीं हो पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी जूल और जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पर केल्विन ऊपर होके केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गया, ये गया 16 एंड 16 टू जा और आगे के 3 जीरो। आंसर आएगा 2000 केल्विन। ठीक है, तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दिस इज माय इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मतलब क्या, तो यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है और उतना ही बैकवर्ड में भी आ रही है, याद होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में रिएक्शन आगे भी जाएगी बट उतना ही पीछे आएगी। अब हम लोगों को क्या देखना है कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में जाए, एंड हम लोगों ने ऊपर ही बताया दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो इफ टेम्परेचर is greater than 2000 Kelvin, then this reaction will become spontaneous. Then this reaction will become spontaneous. If temperature is equals to 2000 Kelvin, then this reaction is at equilibrium. And if temperature is less than 2000 Kelvin, then this reaction is non-spontaneous. I hope तुम लोगों को मैंने क्या बोला वो समझ में आया। देखो, तुम लोगों को ट्रिक्स तो यूज करनी ही है बट उसके साथ प्रॉपर आंसर्स भी अपने को फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो ये प्रॉपर आंसर फाइंड आउट करने की शॉर्टेस्ट मेथड है। ठीक है सर, आंसर कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000। इक्वल टू नहीं आएगा, एट अगर हम लोग इक्वल टू यूज करेंगे ना तो इक्वल टू पे टेम्परेचर इक्वल टू 2000 पे इट इज एट इक्विलिब्रियम, तो वो हिल रही नहीं है रिएक्शन, रिएक्शन स्टैग्नेंट हो गई है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे हम लोग। ओके, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया। I'm giving you another question, and this question is without T equilibrium can we show solve? Yep, inequalities यूज करके भी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इनइक्वालिटीज यूज करके भी अगर सॉल्व करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, तुम लोगों को कंडीशन लेनी है दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी लेस देन जीरो। ये कंडीशन लेके अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तभी भी तुम लोगों को करेक्ट आंसर ही देने वाले हैं लोग। ठीक है, बट मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चों को ये कंडीशन यूज करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सेकेंड मेथड बताई। व्हाट इज क्रॉस ओवर टेम्परेचर, अरे दिस इज क्रॉस ओवर 2000 डिग्री सेल्सियस इज माई क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज माई क्रॉस ओवर टेम्परेचर, ये बताना ही मैं भूल गया ना। तो दिस इज माई क्रॉस ओवर टेम्परेचर। क्रॉस ओवर टेम्परेचर मतलब क्या, तो 2000 के अगर ऊपर गए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, 2000 के अगर नीचे गए तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ठीक है, यप, ओके, तो चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन लेते हैं। करेक्ट बोल रहे हो वसीम, इट विल जस्ट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। थियरी वाइज सब कुछ हो गया है, सिर्फ अभी एक लास्ट मुझे छोटा सा फॉर्मूला तुम लोगों को दिखाना है एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक क्वेश्चन मैंने देखा तो था। हाँ, तो डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एंड फिगर आउट इफ दिस रिएक्शन हैज अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ठीक है, तो तुम लोगों को रिएक्शन दे रहा हूँ, 2H2O प्लस O2 गैस। 2H2O गैस है क्या, नहीं, 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस गिविंग यू 2H2O2 लिक्विड। ठीक है, एंड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज 196 किलो जूल्स। एंट्रोपी ऑफ दिस रिएक्शन, बाय द वे इस रिएक्शन की एंट्रोपी प्लस आएगी या माइनस आएगी ये बताओ। इस रिएक्शन की एंट्रोपी प्लस आएगी या माइनस आएगी, तुम लोग ही बताओ। इस रिएक्शन की एंट्रोपी प्लस आएगी या माइनस आएगी। श्रावणी करेक्ट है, अजिंक्य करेक्ट है, अविनाश करेक्ट, नहीं अविनाश नहीं सॉरी, अश्वथ करेक्ट, प्रणव करेक्ट, मंदार करेक्ट। ओके, सबके आंसर्स करेक्ट हैं। तो इस रिएक्शन में गैस ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है,
रैंडमनेस कम हो रही है, गैस के पास ज्यादा रैंडमनेस हम लोग कम करें लिक्विड में कन्वर्ट करके, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, एंड -126 जूल्स पर केल्विन। ठीक है, -126 जूल्स पर केल्विन। तुम लोगों को बताना है, इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड डज इट हैज अ क्रॉसओवर टेम्परेचर। ठीक है, इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इज दिस रिएक्शन इज spontaneous and does it have a crossover temperature। ठीक है, तुम लोगों को एक जगह पे कॉशियस रहना है, यूनिट्स के यहाँ पे ये किलो जूल्स है, यहाँ पे ये जूल्स है, तो प्लीज किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करना। यश करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। यप, इसकी उल्टी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, वेरी नाइस। मंदार करेक्ट है। आयुष परफेक्ट आंसर। ओके, तो देखो तुम लोगों को ऐसा टाइप का क्वेश्चन एंट्रेंस में तो पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंदार करेक्ट आंसर है। एंट्रेंस में तुम लोगों को ये वैल्यूज देख के ही आंसर मिल जाएगा। डेल्टा एच प्लस एंड एंट्रोपी माइनस, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन इज ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बोर्ड्स में तुम लोगों को ये क्वेश्चन अगर आया तो तुम लोगों को पूरा सॉल्व करके दिखाना है। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बाय द वे टेम्परेचर दिया ही नहीं है ना, टेम्परेचर दिया है क्या? नहीं, टेम्परेचर दिया ही नहीं था, तो विदाउट टेम्परेचर तुम लोगों को ये लिखना है +196,000 माइनस टेम्परेचर इनटू 126। ठीक है, डेल्टा जी। बाय द वे मैंने तुम लोगों को डेल्टा जी होता क्या है वो अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया है, एंड हम लोग इसमें ही घुस गए डायरेक्ट थियरी में, तो वो मुझे एक बार याद दिलाना, नहीं तो लेक्चर खत्म हो जाएगा और मैं बताऊंगा ही नहीं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 126 into t। ठीक है, तो we will see that addition of two positive number is always a positive number, hence delta g is always positive, hence delta g is always positive। सॉरी, क्या बराबर है? तो if delta g is always positive, so this reaction is always non spontaneous। एंड ऐसी रिएक्शन को तुम लोग कितना भी हीट करो, कितना भी ठंडा करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वी विल से दैट इट हैज नो क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ठीक है, ओके, तो चलो लिख दो। व्हाट इज गिब्स कांस्टेंट? गिब्स कांस्टेंट नहीं है, गिब्स कांस्टेंट कुछ अलग चीज रहेगी। ओके, तो अब गिब्स फ्री एनर्जी का एक सिंपल लैंग्वेज में, मतलब मेरे शब्दों में ऐसे, मतलब तुम लोगों को किसी बुक में नहीं है ये। व्हाट इज क्रॉस ओवर टेम्परेचर? अरे ये ऊपर बताया था ना, देखो क्रॉस ओवर टेम्परेचर मतलब क्या, तो 2000 डिग्री सेल्सियस जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर रहता है उसे ही हम लोग क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलते हैं। क्रॉस ओवर टेम्परेचर मतलब क्या, तो इसके ऊपर हायर टेम्परेचर पे जा रहे हैं तो ये स्पॉन्टेनियस बन रही है, एंड इस टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे जा रहे हैं तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो हाँ, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ थ्रेशोल्ड, करेक्ट बोल रहे हो, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ थ्रेशोल्ड। ओके, तो अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? तो गिब्स फ्री एनर्जी इज यूजफुल एनर्जी। ये याद रखो, ये तुम लोगों को जस्ट एक क्लैरिफिकेशन आने के लिए, जैसे कि एंट्रोपी इज रैंडमनेस, तो गिब्स फ्री एनर्जी एग्जैक्ट क्या है तो वो बताने के लिए। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, इट इज द, ये प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, इट इज द यूजफुल एनर्जी, इट इज द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। ठीक है, इट इज द यूजफुल एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। अब इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मुझे बताओ, अभी इस मोमेंट पे जब तुम लोग वहां पे अपने घर पे बैठे हो, मैं मेरे यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, तो हम लोगों में एनर्जी
कितनी अवेलेबल होगी, मतलब हम लोगों में टोटल एनर्जी का अगर कंटेंट में पूछूं कि व्हाट इज माय टोटल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये टोटल एनर्जी में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरे बॉडी में टोटल एनर्जी कितनी है। तो अब देखो आप, मैं तुम लोगों को एक बताता हूँ, आई डोंट नो व्हेन, बट मेरे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, ठीक है। तो उन्होंने हम लोगों को ना एक टाइम पे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि वो मतलब ऐसे ना ऐसे नॉर्मल मेरे हाइट बॉडी से थोड़े से कम, ठीक है, एंड ऐसे नॉर्मल थे, मतलब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग जैसे जिस साइज का रहता है वैसे या फिर उससे थोड़ा सा कम रहेंगे। एंड उन्होंने एक टाइम पे बोला था कि लाइक अब पे में इतनी एनर्जी है कि अगर मेरा बस चले, कॉलेज प्रोफेसर, ही वाज अ फिजिक्स कॉलेज प्रोफेसर, तो ही वाज लाइक कि अभी मेरे पास इस मोमेंट पे इतनी एनर्जी है कि मेरा बस चले तो मैं दो सिटीज डिस्ट्रॉय कर दूं, दो या फिर दो से ज्यादा। एंड आई वाज लाइक कुछ भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट देन ही एक्सप्लेन इट, ठीक है। हाँ, लेजिट आई वाज लाइक कि ड्रैगन बॉल जी नहीं चल रहा है यहाँ पे कि कुछ भी बोल दो। बट देन ही एक्सप्लेन इट एंड आई वाज लाइक ओके। तो ही सेड मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है, एंड वो एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखो, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये हम लोगों को मास में स्टोर्ड एनर्जी बताता है, ठीक है। कि हम लोगों के पास जो मास है वो कंप्लीटली अगर हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, वो अगर हम लोग कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, तो वो कितने अमाउंट की एनर्जी हम लोगों को देगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 60 केजी का मास है, ठीक है, सीजीएस यूनिट में हम लोग रख रहे हैं, तो 60 केजी का, सीजीएस बोल रहा हूँ, ऐसा यूनिट में हम लोग रख रहे हैं, तो 60 केजी का अगर मेरे पास मास है, तो ये 3 इंटू सी, मतलब लाइट लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस वन विल बिकम 60 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा दिस मच जूल्स, नहीं हम लोगों ने ये रखा था ना ऐसा यूनिट, तो किलो जूल्स, ठीक है। विच विल बिकम 540 इंटू 10⁻16 किलो जूल। तुम लोगों को समझ में आ रहा है अभी, मतलब ये तो मेरा ओरिजिनल मास भी नहीं है, मैं मेरा मास झूठ झूठ बोलता हूँ यूजुअली, ठीक है। तो अब मुझे तुम लोगों को समझ में आ रहा है मतलब, बट कि ये कितनी एनर्जी है। हाँ, तो अब ये तुम लोगों में इतनी एनर्जी है तो ज्यादा खुश मत हो, ठीक है, तुम लोग ऐसे फटते तो नहीं हो। याद रखो, हम लोग हमारी पूरी एनर्जी कभी भी, सॉरी, हम लोग हमारा पूरा मास कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग वॉयलेट कर देंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? नो इंजन हैज द एफिशिएंसी ऑफ वन। समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हम लोगों ने ही पढ़ा है। तो तुम लोगों में इतनी एनर्जी भी होगी तो तुम लोग ये पूरी एनर्जी कभी यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे। देखो, ज्यादा सोचो मत, ये किसी को बोलोगे तो तुम लोग खुद का भी नाम खराब करोगे, मेरा भी नाम खराब करोगे। ये सच नहीं है, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि तुम लोगों के अंदर जितना भी मास है वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। होता है क्या? तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगर ये हो गया तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी को हम लोग गलत प्रूव कर देंगे। नो इंजन हैज द एफिशिएंसी ऑफ वन, ये पूरी एनर्जी हम लोग, सॉरी, ये पूरा मास कभी भी एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलते फिरते बॉम्ब बन जाते, करेक्ट। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब हम लोगों के पास इतनी एनर्जी है, बट जब मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा कि तुम लोगों के पास अभी कितनी एनर्जी है, तो तुम लोगों ने बेशर्मो जैसा बोल दिया बहुत कम है, बहुत पका रहे हो आप, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक्चुअल में अभी इस मोमेंट पे तुम लोगों के पास इतनी एनर्जी अवेलेबल है क्या? तो नहीं। तुम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हो उसे हम लोग बोलते हैं यूजफुल एनर्जी। समझ में आ रहा है? जो खाना खाने के बाद तुम लोग जो एनर्जी यूटिलाइज कर पाते हो उसे हम लोग बोलते हैं यूजफुल एनर्जी। एंड दैट यूजफुल एनर्जी इज नथिंग बट गिव्स वे एनर्जी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? याद रखो, ये बहुत ज्यादा मास एनर्जी हो गई है। तुम लोगों को पता है हिरोशिमा नागासाकी? पता है इन द सेंस, तुम लोगों को पता ही होगा, नो डाउट। तो हिरोशिमा नागासाकी के टाइम पे 0.5 ग्राम यूरेनियम,
0.5 ग्राम यूरेनियम ये एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था। बस 0.5 ग्राम यूरेनियम ने 2 सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। ठीक है, हाँ करेक्ट, पहले से किसी को पता भी था ये, वेरी नाइस। तो इमेजिन करो अगर 0.5 ग्राम यूरेनियम 2 सिटीज डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो 60 किलोग्राम क्या करेगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास एनर्जी बहुत सारी है, बट वो सारी एनर्जी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जितनी एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। सिमिलरली अब मुझे बताओ, जब तुम लोग रिएक्शन करोगे HCl प्लस NaOH, ठीक है, HCl तुम लोगों ने लिया 1 ग्राम और NaCl तुम लोगों ने ऑलमोस्ट तुम लोगों को लगेगा 1.2 ग्राम, ये मोल रेशियो में मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये परफेक्ट है, एग्जैक्ट मोल रेशियो है, बट इन दोनों में जब रिएक्शन होती है तो पूरा का पूरा मास कभी कन्वर्ट होता है क्या, नहीं होता। थोड़ी सी हीट रिलीज होती है, थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी। ठीक है, अगर इसकी अप्रॉक्स हीट बोलने जाऊँ ना, तो ये हम लोग एंट्रेंस में कैलकुलेट करना पड़ेंगे भी, बट -57 किलो जूल की हीट रिलीज होगी फॉर 1 मोल। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया है अप्रोक्सीमेटली, एक काम करते हैं इसको मोल रेशियो में ही रखते हैं, तो मैं तुम लोगों को एग्जैक्ट हीट बता पाऊँ। ओके, तो इनके अंदर एनर्जी तो बहुत सारी है, इनके अंदर अंदर एनर्जी बहुत सारी है। ठीक है, बट हम लोग यूज करने वाले हैं कितनी वो देखते हैं, 36.5 ग्राम्स एंड 40 ग्राम्स। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन होती है तो वी गेट -57 किलो जूल्स, -57 किलो जूल्स ही मिलते हैं। ठीक है, एंड इनमें मास कितना है, इनमें मास तो महाभयंकर है, 76 ग्राम्स के अराउंड है। तो 76 ग्राम्स अगर हम लोग कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हालत होगी वो तुम लोगों को आइडिया होगी। बट उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ एकदम कम -57 किलो जूल्स की एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दिस इज नेक्स्ट टू नथिंग। तो दिस इज द यूजफुल एनर्जी, ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये तो एंथैल्पी है। ठीक है, बट यूजफुल एनर्जी इतनी ही होती है, ज्यादा कुछ बड़ी अमाउंट नहीं मिलती हम लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड एज गिब्स फ्री एनर्जी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कंसेप्ट गिब्स फ्री एनर्जी का। ओके ओके, करेक्ट ऋतुजा, यूरेनियम जैसे जो चीजें रहती है वो अपने मास को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है, बट वहां पे भी एफिशिएंसी जो है वो नेक्स्ट टू नथिंग गया। ठीक है, बट स्टिल इट इज क्वाइट एफिशिएंट। ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वो सब पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते भी नहीं यूजुअली, क्योंकि तुम लोगों को फिजिक्स में ही न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में तुम लोग वो सारी चीजें पढ़ोगे, कितना मेगावाट रिलीज होता है एंड क्या 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 कैसे होता है। तो रफ परसेंटेज अभी मुझे एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, सॉरी, नहीं तो मैं बता भी देता, बट हार्डली 1% के अराउंड ये एनर्जी मिलती है। ओके, तो चलो, चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, एक लास्ट तुम लोगों को फॉर्मूला बताना है सिर्फ, तो लिख दो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने डेल्टा जी नॉट बोल दिया, स्टैंडर्ड वैल्यू ऐड कर दी, तो यहाँ पे कंडीशन क्या लग जाएगी, टेम्परेचर कितना यूज करोगे, 298 केल्विन, प्रेशर कितना यूज करोगे, 1 बार, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ATM, एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना यूज करोगे, तो 1 मोलर यूज करोगे। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन इज सेट टू बी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन एंड स्टैंडर्ड कंडीशन देखना है। तो देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln ऑफ Q, RT ln ऑफ Q, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया होगा, हुआ है ना ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम में, वेर Q is called as reaction quotient, where Q is called as reaction quotient। ठीक है,
नहीं हुआ है? ओके, तो सर ने ये थर्मोडायनामिक्स में हो जाएगा इसलिए स्किप किया होगा। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब अगेन जिन लोगों का इक्विलिब्रियम पढ़ा के नहीं हुआ है, डोंट वरी, इक्विलिब्रियम में ये सारी चीज़ें तुम लोगों की अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो क्यू मतलब क्या? तो सी प्लस सी, डी प्लस डी। क्यू को निकालने के लिए हम लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, अगेन जिस किसी का इक्विलिब्रियम पढ़ा के भी नहीं हुआ है, उसको ये फॉर्मूला तो इतना पता ही है। तो क्यू की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब सी, स्मॉल सी, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब स्मॉल डी, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो ए इनटू बी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू स्मॉल ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू स्मॉल बी, ठीक है? जब डाउट सॉल्विंग क्लास में हम लोगों ने पहले से किया था। तो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट, ठीक है? अभी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करेंगे, ये मैं तुम लोगों को इक्विलिब्रियम में करा के ले लूंगा। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग एंट्रेंस क्लास में करेंगे, बोर्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अब ये जो है, हाँ, बट तुम लोगों को खुद को इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? बोर्ड्स में भी तुम लोगों को इसके ऊपर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब दिस इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट एंड Q is calculated, ये याद रखना, Q is calculated बिफोर और आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है? बिफोर और आफ्टर इक्विलिब्रियम ही Q कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम पे Q बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। इक्विलिब्रियम पे Q क्या बन जाएगा? तो Q बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Qc। करेक्ट बोल रहे ऋतिजा, मंदार करेक्ट बोल रहे थे। तो इक्विलिब्रियम पे Q जो है वो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जाएगा Q Kc। एंड अब इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन को हम लोगों को यूज करना है, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? तो डेल्टा जी बिकम जीरो। एंड हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, ठीक है? एंड इक्विलिब्रियम पे क्यू क्या बन जाता है? तो क्यू बन जाता है के सी, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू, ठीक है? तो यहाँ पे अगर तुम लोगों को डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला पूछा, तो डेल्टा जी नॉट इज नथिंग बट माइनस आर टी, ये इस तरफ चला जाएगा, माइनस आर टी एल एन ऑफ, अरे हाँ एक मिस्टेक है, एल एन ऑफ के सी हो जाएगा ना अभी, एट इक्विलिब्रियम क्यू बिकम्स के सी, ठीक है? तो ये माइनस आर टी प्लस आर टी यहाँ पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। एल एन को अगर हम लोगों को लॉग में कन्वर्ट करना है तो इट विल बिकम -2.303 आर टी लॉग ऑफ के सी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन करना होगा तो वी कैन डू इट, अगर नहीं करना होगा तो वी कैन जस्ट मूव अहेड, मतलब वी कैन डिक्लेयर दिस चैप्टर इज ओवर, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो बोलो क्वेश्चन करना है क्या एक, मतलब बहुत सारे लोग अभी लीव करने लग गए हैं, तो ओके क्वेश्चन करना है ना? तो ये लिख दो एंड जस्ट गिव मी मिनट, मुझे एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब तक तुम लोग लिख दो। ओके जूम आउट करना रह गया है क्या? जस्ट अ मिनट। ओके,
लिख दो, ये कंप्लीट करो, दिख रहा होगा सब कुछ अभी। जस्ट गिव मी मिनट, मुझे एक वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करनी है। ओके, एक जस्ट छोटा सा शॉर्ट सा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, एंड देन वी विल स्टॉप। एकदम छोटू सा है। ओके, तो चलो देखते हैं। ए बाय द वे, दिस इज जी नॉट, दिस इज जी नॉट। ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर डैनियल सेल। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है। एंड डैनियल सेल इज Cu plus 2 aqueous plus Zn solid, giving you Zn plus 2 aqueous plus Cu solid। ठीक है। डैनियल सेल इज, क्या थी वैल्यू वो, -212.3 किलो जूल। फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तुम लोगों को ये वर्ड दिख रहा है सेल, तुम लोगों को मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एक पढ़ाने वाला हूँ, उसमें सेम क्वेश्चन कराऊंगा, बट उसमें मैं तुम लोगों को डेल्टा जी का कैलकुलेट कराऊंगा तभी, और फिर डेल्टा जी कैलकुलेट करने के बाद सेम हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काउंट करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग और एक्सपांड कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोगों को दूसरे किसी एक चैप्टर का नॉलेज चाहिए। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। अब एटलीस्ट बाकी के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जिनको लीव अगर करना ही होगा तो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो काउंट कम हो रहा है, तो तुम लोग एटलीस्ट वैल्यूज लिख दो और होमवर्क में सॉल्व कर दो। -2.303 इंटू RT लॉग ऑफ KC। यहाँ पे मैंने कंडीशन दी नहीं ना। चलो ठीक है, कंडीशन दी नहीं है, बट स्टिल ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। विदाउट कंडीशन भी ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए बताओ। अगर तुम लोगों को कंडीशन में टेम्परेचर दिया नहीं है, तो तुम लोग टेम्परेचर कितना लोगे? तुम लोग टेम्परेचर लोगे 298 केल्विन। 298 केल्विन लेने का रीजन पता है ना? 298 केल्विन लेने का रीजन कि डेल्टा G0 जो है वो 298 केल्विन पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड है। वेरी नाइस। तुम लोगों को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दिए तो बहुत के बाद टेम्परेचर भी नहीं दिया होता, वहां पे तुम लोगों को 298 यूज करना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस दिस, इसको किलो जूल्स में से जूल्स में कन्वर्ट करना मत भूलना। ठीक है, हमेशा याद रखो किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, विच इज इक्वल्स टू -2.303 इंटू 8.314, क्योंकि ये जूल्स में है तो ये भी जूल्स वाला ही यूज करेंगे। इंटू टेम्परेचर आएगा 298, विच इज नथिंग बट लॉग ऑफ KC। ठीक है, तो माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। लॉग ऑफ KC इज इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ता है लॉगरिदम यूज करके, बट अभी के लिए मैं लॉगरिदम यूज करके तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कैलसी पे ये डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे हम लोग। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, कैलसी यूज करने दो। ओके, तो 212,300, 212,300 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक मिनट, मैंने कुछ तो मिस्टेक की है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू
8.314 इंटू 298, तो डिवाइडेड बाय 212,300 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 8.314, this thing divided by 298 is equals to 37.2074। ठीक है, इसका आंसर आएगा 37.2074। ओके, तो ये हो गया लॉग ऑफ केसी। एंड फिर केसी निकालने के लिए तुम लोग लोगे एंटी लॉग ऑफ 37.2074 एंड इसका एंटी लॉग हो जाएगा 37.2074 ना, 37.2074 10 रेस टू 10 रेस टू ब्रैकेट कहाँ पे 37.2074 ब्रैकेट कंप्लीट, दिस इक्वल्स टू 1.6121, तो 1.612 इसका आंसर हो जाएगा 1.612 इंटू 10 रेस टू 37 इंटू, एक मिनट, 10 रेस टू 37 ही है ना, हाँ, इंटू 10 रेस टू 37। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब याद रखो 10 रेस टू 37 मतलब ये रिएक्शन 99.99% तक कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, बट अगेन इक्विलिब्रियम इज अ वेरी नाइस चैप्टर एंड वेरी इजी चैप्टर जो हम लोग करने ही वाले हैं। ठीक है, जब कैलकुलेशन बाय लॉग तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, बट तुम लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम में लॉग कैलकुलेशन करना ही है। ठीक है, तो बाय द वे विद दिस चैप्टर इज ओवर। अभी जो कुछ बचा है वो हम लोग एंट्रेंस में ही पढ़ेंगे। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ओके, चलो ऑफलाइन में मिलके हम लोग टाइम पास क्या करेंगे लेक्चर के बाद, अभी तो नहीं, तुम लोगों का वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर भी अभी है एक।